नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सोमवार से लेकर शुक्रवार आपके लिए खेती किसानी से संबंधित कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं जिससे कि आपकी खेती किसानी और भी ज्यादा बेहतर और भी ज्यादा आसान हो सके। आइए आपको अवगत करवा दें हमारे आज के लाइव फोन कार्यक्रम के विषयों से। आज हम बात करने वाले हैं खरीफ सब्जियों में समसामयिक कार्यों की और साथ ही बात हो रही है रेशम कीट पालन में कीट एवं रोग प्रबंधन की। इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो सीधा हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर 1800113060, 1800113061। जब भी आप इन नंबर्स पर फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। केवल आप सभी से एक छोटा सा निवेदन, जिस वक्त आप अपना सवाल हमारे विशेषज्ञों से पूछ रहे हो उस दौरान अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें जिससे कि साफ आवाज में आपका प्रश्न सुनाई दे पाए। आइए आपका परिचय करवा देते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश कुमार जी, जो कि हमें ज्यादा जानकारी देंगे खरीफ सब्जियों में समसामयिक कार्यों की। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राकेश। और इसी के साथ हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं डॉक्टर हेम सिंह जी, जो कि हमें ज्यादा जानकारी देंगे रेशम कीट पालन के बारे में और उसमें रोग और कीटों का कैसे आप प्रबंधन कर सकते हैं। डॉक्टर हेम सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में। तो दोनों ही विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। आइए देर किस बात के कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं डॉक्टर राकेश का। डॉक्टर राकेश, जैसे हम बात कर रहे हैं खरीफ की सब्जियों में समसामयिक कार्यों के बारे में, तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त खेत में कौन कौन सी खरीफ की सब्जियां लगी हुई हैं। भारतवर्ष में जो खरीफ मौसम है इसमें जो सब्जियां लगाई जाती है मुख्य रूप से जो बेल वाली सब्जियां है, घिया, तोरी, करेला, इसके अलावा आप सीताफल, टिंडा, इन सारी सब्जियों की इस समय खेती होती है। इसके साथ साथ जो हम पौध नर्सरी तैयार करके लगाते हैं उसमें मुख्य रूप से टमाटर, बैगन, मिर्च और अगेती फूलगोभी की इस समय खेती होती है। और पत्तेदार सब्जियों में हम चौलाई की भी इस समय खेती करते हैं। साथ ही साथ लोबिया की हम इस बार खेती करते हैं। ये जो सब्जियां हैं मुख्य रूप से खरीफ मौसम में लगाई जाती है। जी बिल्कुल। तो अभी आपने यहाँ पर जाना कि मुख्य रूप से कौन कौन सी सब्जियां जो हैं वो खरीफ मौसम में लगती हैं, लेकिन इनका किस तरह से प्रबंधन करना है, कौन कौन से कृषि कार्य आपने इसमें करने हैं जिससे कि आपको आगे जाकर भी इसका उत्पादन जो है वो अच्छा हासिल हो और कीटों और रोगों से मुक्त आपको आपकी फसल मिले, जिससे कि बाजार में आपको उससे आर्थिक लाभ भी मिल सके। तमाम बातें यहाँ पर जानेंगे डॉक्टर राकेश से, लेकिन पहले देखते हैं इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। इस समय मानसून की बरसात हो रही है। खरीफ फसलों के लिए मानसून की बारिश काफी अहम मानी जाती है, लेकिन देखा जाता है कि मानसून की बरसात हर जगह एक समान नहीं होती, यानी बादल कहीं कम तो कहीं ज्यादा बरस जाते हैं। ऐसे में समय खेतों में लगी फसलों की देखभाल काफी जरूरी हो जाती है। फसलों में समसामयिक कार्य करने चाहिए। बैंगन, मिर्च और भिंडी की फसलों में निराई गुड़ाई व जल निकास एवं रोग व कीटों से रोकथाम की व्यवस्था करें। बैंगन में रुपाई के 30 दिनों बाद 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, मिर्च में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और फूलगोभी में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग प्रति हेक्टेयर की दर से करें। इस समय बैंगन में कोक्सीनेला बीटल का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित उपाय करें। साथ ही शूट और फ्रूट बोरर से भी फसल को बचाएं। कद्दू वर्गीय सब्जियों में प्रति हेक्टेयर 25 किलोग्राम नाइट्रोजन या 54 किलोग्राम यूरिया को 2 भागों में बांटकर बुआई के 30 एवं 45 दिनों बाद टॉप ड्रेसिंग करें। वहीं कद्दू वर्गीय सब्जियों में मचान बनाकर उस पर बेल चढ़ाने से पैदावार में बढ़ोतरी होगी और फल स्वस्थ होंगे। सभी सब्जियों में उचित जल निकास की व्यवस्था करें। खीरा और अन्य सब्जियों में फल छेदक कीटों का हमला होने का खतरा बना रहता है। इनसे बचाव के लिए उपाय करते रहें। अगर किसी तरह की दवा का छिड़काव करते हैं तो दवा छिड़कने के 1 सप्ताह बाद ही फल तोड़ें और पानी से सब्जी अच्छी तरह धोएं। इस तरह सब्जी फसल की उचित देखभाल और समसामयिक कार्य करके किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट और अब आइए हम रुक करते हैं डॉक्टर हेम सिंह जी का, जिनसे हम जानकारी हासिल करेंगे रेशम कीट पालन की
और किस तरह से इसमें रोग एवं कीट प्रबंधन कर सकते हैं। डॉक्टर हेमचंद जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि रेशम कीट पालन किस तरह से आसानी से किया जा सकता है और हमारे किसान इसको अपनाकर कैसे अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। देखिए मैडम, जो किसान भाई हमारे रेशम कीट पालन करके अतिरिक्त आय अर्जित करना चाहते हैं, तो इस समय पौधे लगाने का भी सही समय चल रहा है, क्योंकि ये जुलाई से अगस्त तक हम पौधे लगा सकते हैं। शहतूत के पौधे लगाने के बाद फिर हमें जब पत्तियां तैयार हो जाती हैं तब हम रेशम कीट पालन कर सकते हैं जी। तो इसमें सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसकी कौन कौन सी प्रजाति हमारे किसान भाई लगाएं, जिससे उन्हें पत्तियों की अधिक से अधिक उपज प्राप्त हो और अच्छी क्वालिटी की पत्ती होगी तो रेशम का उत्पादन भी अच्छा होगा। तो इसमें साउथ रीजन के लिए K2 कनवा 2 नाम की एक प्रजाति है, वो भी बहुत अच्छी प्रजाति है। TR10 एक प्रजाति है, वो भी बहुत अच्छी प्रजाति है शहतूत के पौधों की। S146 का जो है प्रोडक्शन लीफ का वो बहुत ज्यादा है। और S1 है, S1635 है। बहुत सारी वैरायटी हैं जिन्हें हम अच्छी तरह से किसान भाई हमारे जो भी उनके क्षेत्र में अवेलेबल हो उसे लेके और लगा सकते हैं, जिससे कि अच्छी फसल, यदि बाग हमारा अच्छा होगा, पत्तियां ज्यादा होंगी, तो हमें रेशम के जो कोकून है, कोकून का प्रोडक्शन भी हमें ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल, और इसके बारे में भी हम आपसे आगे जानकारी जरूर हासिल करेंगे। साथ ही हमें आप ये भी जानकारी दें कि हमारे देश में कहां-कहां जो है वो रेशम कीट पालन आसानी से किया जा सकता है। देखिए मैडम, इसमें यह है कि जो जहां हमारा जो इसका संबंध डायरेक्टली तापमान और आर्द्रता से है जी। जहां भी हमारा जो तापमान है 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर जब हमारा तापमान रहता है वहां, और जो ह्यूमिडिटी है, जो आर्द्रता है, वो 70 से 80% आर्द्रता हो तो इसे किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। और लगभग सभी जो स्टेट है हमारे इंडिया की कंडीशन इसके लिए फेवरेबल है, एक्सेप्ट 2-3 को छोड़ के सभी में किया भी जा रहा है जी। बिल्कुल। सबसे ज्यादा हमारा जो साउथ में है, साउथ में इसको बेंगलोर और कर्नाटका अदर स्टेट में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है। इधर जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और भी बहुत सारे जो स्टेट हैं, यूपी में भी है, लेकिन यूपी में लगभग थोड़ा सा कम है इन कंपैरिजन टू अदर्स, और उधर साउथ में ज्यादा है प्रोडक्शन। तो जहाँ जब भी टेम्परेचर हमारा हो 20 से 25 और 30 तक हो तो आराम से हम इसकी खेती कर सकते हैं। और आर्द्रता हमारी 70 से 80% है, तो इसमें 2 ही फैक्टर हैं जो यदि हैं तो हम इसका कीट पालन, रेशम कीट पालन किया जा सकता है। बिल्कुल, और इसके बारे में हम आगे भी जानकारी हासिल करेंगे। पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। हमारे देश में रेशम कीट पालन बड़े पैमाने पर किया जाता है। विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में किए गए रेशम कीट पालन से किसानों को अच्छा खासा मुनाफा भी मिलता है। रेशम उत्पादन या इसकी खेती को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम एक प्राकृतिक रेशा है। हालांकि रेशम कीट पालन में कई तरह के कीट लगने और रोग होने की आशंका रहती है, लेकिन सही समय पर रोगों और कीटों के लिए उचित उपाय कर लेने से नुकसान से बचा जा सकता है। ग्रासेरी रोग इसमें होने वाला एक रोग है। ये रोग पूरे साल कभी भी हो सकता है, लेकिन गर्मी और बरसात के मौसम में इसका प्रकोप बढ़ जाता है। शहतूत के दूषित पत्तों को खाने के कारण रेशम का कीट संक्रमित हो जाता है। ग्रासेरी लार्वा द्वारा छोड़ा गया दूधिया सफेद तरल पदार्थ रेशम कीट के दूषित पालन घर और उपकरण संक्रमण का स्रोत है। ग्रासेरी रोग होने पर संक्रमित लार्वा की त्वचा गिरने से पहली चमकदार हो जाती है और गिरने में विफल रहती है। अंतरखंडीय सूजन दिखाई देती है और शरीर का रंग पीला हो जाता है। इस रोग से बचाव के लिए रेशम कीट पालन में स्वच्छता रखें, रोगग्रस्त लार्वा एकत्र करे और इसका उचित निपटान करे। वहीं डर्मिस्टिड भृंग कीट का खतरा भी रेशम कीट पालन में बना रहता है। डर्मिस्टिड भृंग डर्मिस्टिस अटर को कोकून भंडारण कमरे में छेद वाले कोकूनों पर हमला करने के लिए जाना जाता है। इससे बचाव के लिए अस्वीकृत कोकूनों और नष्ट अंडों के लंबी अवधि के लिए संग्रहण से बचे। पालन घर और कोकून भंडारण कमरे को समय समय पर साफ करें। रेशम के कीट के उद्भव से पहले और बाद में ग्रेनेज परिसर को साफ करें। तो अभी आपने रेशम कीट पालन पर भी देखिए विशेष रिपोर्ट। और आपको एक बार फिर से बता दें, आज हम बात कर रहे हैं खरीफ सब्जियों में समसामयिक कार्यों की, और साथ ही बात हो रही है रेशम कीट पालन और उसमें रोग एवं प्रबंधन की।
अगर आप इन दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो बेहिचक हमें फ़ोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं 1800-113060 और 61। जब भी आप इन नंबर्स पर फ़ोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, केवल आपने एक छोटा सा काम करना है, अपने टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखना है जिस दौरान आप अपना प्रश्न हमारे विशेषज्ञों से पूछें। आइए रुक करते हैं डॉक्टर राकेश का। डॉक्टर राकेश, हमने खरीफ की जो सब्जियां हैं उनके बारे में तो जानकारी हासिल कर ली, अब धीरे धीरे उन पर बात करते हैं। इस वक्त कौन से ऐसी खास बातें हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है हमारे किसानों के लिए? किसान भाइयों को इस समय जो खास बात का ध्यान ये रखना है कि जो भी क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में क्योंकि इस बार बरसात भी अच्छी हुई है तो बहुत जगह ये देखा गया कि जल भराव की समस्या बहुत अधिक बनी रहती है और उसमें बहुत सारे जो बेल वाली सब्जियां हैं खासकर उनका नुकसान भी हुआ है। तो ऐसे जगहों पे किसान भाइयों को ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी आप सब्जी लगा रहे हो, एक तो हमने ऊंची मेड़ों पे ही इसकी बुआई करें चाहे या रोपाई करें। साथ ही साथ है उसमें जो है पानी का जल निकास का हमने उचित प्रबंध करना है। और उसके साथ साथ जो हम बेल वाली सब्जियों की बात करते हैं तो उसमें जो मचान सिस्टम है, जैसे ज़मीन पे के बजाय अगर मचान सिस्टम पे अगर उसको लगाया जाता है तो एक तो हमारा पानी जो अभी बरसात में पानी से दिक्कत होती है उससे हम बच सकते हैं। साथ ही साथ उसमें जो फल आते हैं वो बीमारियों से ग्रसित नहीं होते क्योंकि ज़मीन और नमी के संपर्क में आने से उसमें धब्बे बन जाते हैं जिससे कि उसकी गुणवत्ता भी खराब हो जाती है और मार्केट में उसका रेट भी कम मिलते हैं जी। तो उसमें एक तो प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा हो जाता है और हमारा फल भी स्वस्थ मिलता है। तो आप बेल वाली सब्जियों को अपने मचान सिस्टम पे ही लगाने हैं। साथ ही साथ है क्योंकि अभी बरसात का मौसम है तो इसमें खरपतवार का भी प्रकोप अधिक रहता है और जहाँ पे खरपतवार अधिक होगा वहाँ पे कीटों का प्रकोप भी ज़्यादा होता है। तो अब हमने ये ध्यान रखना है कि जो भी सब्जी वाला हमारा खरीफ की सब्जी का स्थान है वह खरपतवार से फ्री होना चाहिए जिससे कि हम अन्य समस्या से भी बच सकते हैं। साथ ही साथ हम उत्पादन जो है उसमें अधिक हो सकती है। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे पहले कॉलर प्रवीण जी अहमदाबाद गुजरात से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो जी, नमस्कार मैडम। जी प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये था कि ये रेशम कीट के बारे में मेरा सवाल था जी कि शहतूत के अलावा और पत्ते उसके पालन में काम में आते हैं कोई और गुजरात में कोई उसके बारे में कोई ट्रेनिंग सेंटर है, गवर्नमेंट की कोई सहाय है इसके बारे में कोई सपोर्ट के लिए चालू करने के लिए? जी बिल्कुल, आपका प्रश्न हम समझ गए हैं। डॉक्टर हेम सिंह जी, प्रवीण जी यही जानना चाहते हैं कि क्या शहतूत के अलावा कोई और पत्ते हैं जिनसे रेशम कीट पालन किया जा सकता है? सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं जो हैं वो मिल सकती हैं? ये तमाम जानकारियां वो हासिल करना चाहते हैं। जी, इसमें ये और भी पौधे हैं जिन पर रेशम कीट पालन किया जा सकता है, लेकिन जो मलबरी टाइप ऑफ जो सिल्क प्रोडक्शन है, रेशम कीट पालन है, वो मलबरी की पत्तियों, शहतूत की पत्तियों पर भी किया जाता है। वैसे तो कैस्टर की पत्तियां जो होती है, अरंडी की पत्तियों पे भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है और सबसे ज्यादा जो किसान को फायदा होता है या जो कोकून का रेट है वो मलबरी वाले में बाईवोल्टाइन देश एक आती है। तो बाईवोल्टाइन का कोकून का रेट लगभग 700 रुपए है और बाकी जो इंफीरियर क्वालिटी का जो रेशम कीट पालन है वो बहुत सारी अदर्स पे भी किया जाता है। जैसे मूंगा कीट पालन है, वो आसाम स्टेट में ही केवल होता है, आसाम के अलावा नहीं होता। ये इरी वाला भी कुछ लोग करते हैं। इरी में जो है हम जैसे रिशिनस कॉमनस बोलते हैं, रंडी, उसकी पत्तियों पे किया जाता है। और भी है 2-3 वैरायटी, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन और हमें देखना है कि प्रॉफिट कहाँ ज्यादा होता है, उसकी जो सिल्क प्रोड्यूस होता है उससे जो मछली के जाल और अदर्स चीज बनाई जाती है। क्लोथिंग के लिए हम मूंगा, देव मूंगा और मलबरी टाइप सिल्क वन का ही प्रोडक्शन करते हैं और मैक्सिमम हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है मलबरी का ही है। मलबरी प्रोडक्शन में हम सेकंड नंबर पे, दूसरा नंबर आता है चाइना के बाद हमारा प्रोडक्शन में। और इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है और इसका उत्पादन आसानी से किया जा सकता है।
जी बिल्कुल। तो प्रवीण जी, यहाँ पर आपको जो जानकारियां हैं वो मिल गई हैं, आगे भी हम इस विषय के ऊपर जानकारी हासिल करते रहेंगे। साथ ही डॉक्टर राकेश, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने यहाँ पर बात की कौन कौन से समसामयिक कार्य करने हैं, आपने खरपतवार के बारे में बताया, किस तरह की खरपतवार जो है वो हमारी खरीफ सब्जियों में लग सकती है, कैसे उनकी पहचान करें और कैसे उनका निवारण करें? क्योंकि बरसात के मौसम में मॉइस्चर अधिक होता है, तो इस समय मुख्य रूप से जो है साठी जो खरपतवार बोलते हैं, और इसके अलावा मूथा का ज़्यादा प्रकोप होता है। तो ऐसी अवस्था में किसान भाइयों को जब हम कोई भी फसल की बुआई करते हैं या रोपाई करते हैं जी। उसी टाइम जो है हम खरपतवार नाशी बुआई और रोपाई से पूर्व, जैसे हम पेंडामेथिलिन दवा का 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमने जो खेत तैयार हो चुकी है और जिसमें हमने लगाना है, उस खेत में बुआई करने के पश्चात और रोपाई करने के पश्चात हमने इन खरपतवार नाशी का स्प्रे कर देते हैं, तो बहुत हद तक हम उस खरपतवारों से बच सकते हैं जी। इसके बाद अगर हमारे खरपतवार आते हैं तो उनको नराई गुड़ाई के माध्यम से हमें इसका नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि खरपतवार से हमारे फसल को एक तो बढ़वार में भी बहुत दिक्कत करती है, साथ ही साथ जैसा कि हमने पूर्व में भी चर्चा किया कि इसमें कीट और बीमारियों का प्रकोप भी ज़्यादा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर जहाँ पे खरपतवार का अधिक अगर प्रकोप है उस क्षेत्र में उत्पादन का भी बहुत कम होता है। तो ये जरूरी होता है किसान भाइयों को कि शुरू से हमें फसल लगाने के बाद खरपतवार का नियंत्रण करना आवश्यक है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस और कार्यक्रम में चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं खरीफ सब्जियों में समसामयिक कार्यों की और साथ ही बात हो रही है रेशम कीट पालन की और कैसे आप उसके अंदर रोग और कीटों का प्रबंधन कर सकते हैं, इसके बारे में डॉक्टर राकेश और डॉक्टर हेम सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। तो अगर आप कोई भी जानकारी इन दोनों विषयों के संबंध में लेना चाहते हैं तो फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर 1800-11-3060 और 61। डॉक्टर हेम सिंह जी, अब मैं आपसे यहाँ पर बात करना चाहूंगी, ये बताएं कि हमारे जो किसान भाई बहन इस वक्त हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, रेशम कीट पालन के बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं, अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो कैसे शुरुआत कर सकते हैं, कितनी लागत आती है, कौन कौन सी सावधानियां जो है वो बरतने की आवश्यकता है? जी 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 मैडम, जो किसान भाई हमारे रेशम कीट पालन शुरू करना चाहते हैं और मलबरी के जो पौधे हैं, सबसे पहले उन्हें मलबरी का गार्डन तैयार करना पड़ेगा, पौधे लगाने पड़ेंगे जी। और पौधे लगाने के बाद जब उनके पास पत्तियां हो जाएंगी, पर्याप्त मात्रा में पत्तियां, इसका रेशो है, यदि आपके पास 15 से 20 किलोग्राम पत्तियां हैं तो आप 1 किलो कोकून का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और 1 किलो कोकून का मार्केट में 500 से 700 रुपए है बाई वोल्टाइन का। यदि मल्टी वोल्टाइन रेस का वो कीट पालन करते हैं तो उसका लगभग 400 से 500 रुपए मिलेगा। तो किसान भाई को इस समय जो शुरुआत करना चाहते हैं तो पहले वो सहतूत के पौधे लगाएं और सहतूत के पौधे लगाने के बाद उसके बाद जब 1 साल के बाद लगभग उनके पास पत्तियां पर्याप्त मात्रा में हो जाएंगी तब वो रेशम कीट पालन स्टार्ट करें। पौधे लगाने के लिए अभी एक हमारे प्रवीण जी का जो सवाल था उसमें ये था कि हमें कौन कौन सी गवर्नमेंट से सुविधाएं मिलती हैं जी। तो प्रवीण जी को मैं ये बताना चाहूंगा कि ये क्षेत्रीय मामला है, स्टेट वाइज अलग अलग सुविधाएं हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम नहीं है जो डायरेक्ट बेनिफिट हो। वैसे RKBY एक परियोजना है, उसमें भी किसानों को सुविधाएं दी जा रही हैं और
विशेष जो क्षेत्र हैं, कुछ स्टेट में जैसे यूपी में है, यूपी में प्लांटेशन उनको फ्री मिल जाता है जी, और अंडे जो हैं वो उनको फ्री मिल जाते हैं। जो चकत्ते जिसे DFL बोलते हैं हम, रोग मुक्त चकत्ते होते हैं, तो जो DFLs हैं वो फ्री मिल जाते हैं। और कहीं कहीं जो रिसर्च सेंटर्स हैं या उनके जो सेंटर्स हैं वहां से उन लोगों को चाकी कीट मिल जाते हैं। चाकी कीट जो है वो कीट की 2 अवस्थाओं को पालन करने के बाद तीसरी अवस्था में किसान को देते हैं। तो उससे ये होता है कि उसकी जो प्रोसेस बच जाती है, किसान हमारा चाकी कीट पालन करने में असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज में जब अंडे से बच्चा निकलता है तो बहुत छोटा होता है, तो उस समय बीमारियों का और उसमें जो बहुत सारे कीटों का प्रकोप होता है। तो उससे बचने के लिए जो क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हैं या स्टेट सेरिकल्चर फार्म है, वो इसको वो चाकी कीट पालन करके तीसरी अवस्था में किसानों को प्रोवाइड कराते हैं। तीसरी अवस्था में जब हो जाता है तो जो कीट है थोड़ा हार्डी हो जाता है, क्योंकि तब तक उसे पहली दूसरी अवस्था में जो 10 से 12 दिन की होती है, तो 10 से 12 दिन उन्हें बहुत मुलायम शहतूत की पत्तियां देनी चाहिए। और उसे ब्रशिंग और थोड़ी टेक्निकल प्रोसेस भी है, जिससे कि हम ट्रे में एक पेपर डालने के बाद अंडों को बराबर फैला देते हैं और वो जब टेम्परेचर रूम का 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, तो जब उससे छोटा सा कीट निकल के आता है तो पहले हम उसे ब्रशिंग करते हैं। एक जो किसी का हेयर लेने के बाद, पक्षी का हेयर लेके, और उससे फिर हम उसे ब्रश कर देते हैं, जिससे कि वो अलग अलग हो जाते हैं। फिर शहतूत की जो टेंडर लीफ होती है, मुलायम लीफ है, उन्हें बहुत छोटे छोटे पीस में काट के उसे भोजन देते हैं, जिससे कि वो आराम से सर्वाइव करते हैं। और इनिशियल स्टेज में इसमें जो ग्रोथ है, वो वृद्धि है बहुत ज्यादा होती है। वजन में ये 400 गुना बढ़ता है इस 10 से 12 दिन में, और उसका जो लेंथ है, जो बॉडी वेट, जो साइज है, वो 300 गुना बढ़ता है जी। और जो सिल्क ग्लैंड है इसके अंदर, वो 400 गुना बढ़ती है जो 10 से 12 दिन के अंदर है। तो ये इसका वृद्धि का प्रोग्राम से है, इस तरह से ये यानी हाई वृद्धि करता है। और ओवरऑल जो 30 से 35 डेज में ये कोकून बन के तैयार हो जाता है, जिससे किसान भाई हमारा मार्केट में सेल कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, विनोद कुमार जी सिरसा हरियाणा से। कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो, नमस्कार जी। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? जी, सब्जी के बारे में पूछना चाहते हैं जी, अब कौन सी सब्जी लगाएं? जी, इस समय खरीफ की सब्जियों के बारे में आप जानना चाहते हैं, कौन सी लगा सकते हैं? हाँ जी। जी बिल्कुल। डॉक्टर राकेश, क्या खरीफ सब्जियां कौन सी लगा सकते हैं, कौन सा सही समय रहेगा? अभी जो हमने अभी चर्चा किया था कि जो प्रमुख सब्जियां हैं, क्योंकि अभी बारिश ज़्यादा हुई है तो इस बार थोड़ी सी दिक्कत भी आई है किसानों के साथ। तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि खासकर जो टमाटर, बैगन, मिर्च है, उसको आप अभी लगा सकते हैं। और उसको 1 मीटर चौड़ा और 15 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई मेड़ों पे या बेड बना के आप लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अभी जो हम उत्तरी भारत में खासकर खरीफ प्याज की बात करते हैं, तो हम खरीफ प्याज की भी गंठी के द्वारा, जो कि हमारा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में गंठी बनाई जाती है और वहाँ पे बिक्री के लिए भी है किसानों के लिए जी। तो आप अलवर साइड से आप वहाँ से संपर्क करके मार्केट में आप गंठी लगा के और सीधे गंठी की बुआई मेड़ों पर कर सकते हैं, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। साथ ही साथ जो अगेती फूल गोभी है, अगेती फूल गोभी को भी हम लगा सकते हैं। और कुछ क्षेत्रों में जैसे आप अगर आपका स्थान ऊंचा है तो वहाँ पे आप अगेती, पालक और धनिया भी लगा सकते हैं। और अभी कौन कौन सी ऐसी खरीफ की सब्जियां जिनकी नर्सरी जो है वो किसान तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में क्या बताएंगे? अभी जो नर्सरी तैयार करने के लिए खासकर जो खरीफ मौसम में हम प्याज की बात करते हैं, वो थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। इसलिए जिन क्षेत्रों में प्याज खरीफ का लगाना है वो गंठी के माध्यम से लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा अगेती फूल गोभी और की हम नर्सरी लगा के और उसको लगा सकते हैं। जो हमारा टमाटर, बैगन, मिर्च है, अगर किसान भाइयों का लेट हुआ हो तो उनको हम प्रो ट्रे में अगर नर्सरी तैयार कर लेते हैं तो जल्दी नर्सरी तैयार हो जाएगी। तो अगस्त के एंड तक भी अगर हम रोपाई कर देते हैं तो हम आसानी से इस फसल का किसान भाई लाभ ले सकते हैं। जी, तो बिल्कुल अगर आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं खरीफ सब्जियों में समसामयिक कार्यों के बारे में, या इससे संबंधित कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं, या फिर अगर आप रेशम कीट पालन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो फ़ोन कीजिए। लगातार हमारे टोल फ्री नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, 1800 113 0660
और 61। डॉक्टर राकेश और डॉक्टर हेम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हेम सिंह जी, जैसे कि अभी आपने जानकारी दी रेशम कीट पालन के बारे में कि 30 से 35 दिन के अंदर कोकून जो है वो बन के तैयार हो जाता है, लेकिन इसी बीच अगर किसी तरह का कीट उसके अंदर लग जाता है तो किसान किस तरह से कीटों की पहचान कर सकते हैं? कौन कौन से प्रमुख कीट हैं जो कि रेशम कीट पालन के दौरान जो है वो लग सकते हैं और कैसे प्रबंधन करें? जी इसमें ये मैडम, ये किसान जो है 4 फसलें इस की हम लेते हैं। एक तो हमारी जो है सब बसंतकालीन फसल है, उसके बाद हम ग्रीष्मकालीन फसल लेते हैं, दूसरा फिर हम आ जाते हैं बरसात और पतझड़ वाली। तो चारों फसलों में सबसे ज्यादा जो रोगों का प्रकोप इसमें ज्यादा होता है। कीट तो 1-2 ही हैं कि जो बहुत ज्यादा हानि नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन रोग बहुत ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। जैसे पेब्रिन है, पेब्रिन एक जो डिजीज है वो भी कीट में लग जाती है। तो पेब्रिन में जो कीट है बिल्कुल खाना बंद कर देता है, उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और लास्ट में कीट गायब हो जाता है। इसके बाद फ्लैचेरी भी लगती है और ग्रेसरी लगती है। ग्रेसरी डिजीज वायरस से फैलने वाली बीमारी है। जो ग्रेसरी इसमें फैलती है तो कीट का आकार छोटा हो जाता है और वो खाना बंद कर देता है, कीट सुस्त पड़ा रहता है और बाद में जो है वो डाई कर जाता है। साइज नहीं होता, कोकून फॉर्मेशन नहीं होता, कोकून नहीं बनता, जो मार्केटेबल प्रोड्यूस है वो नहीं बनता। तो इनकी रोकथाम के लिए हमें सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि जहाँ कीट पालन करने जा रहे हैं तो कीट पालन गृह का विशुद्धिकरण कर लें। और विशुद्धिकरण करने के लिए वो 2% फॉर्मलिन का इस घोल बनाकर उसमें जो कीट पालन रूम है और उसके जो इक्विपमेंट है, उपकरण है, उनको पूरी तरह से तर करके स्प्रे कर दें, यानी पूरा भिगो दें। और उसके बाद उस कीट पालन रूम के लिए 24 घंटे के लिए बंद कर दें। यदि आपके पास फॉर्मलिन अवेलेबल नहीं है तो आप ब्लीचिंग पाउडर, ब्रंजक चूर्ण के नाम से मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर लें, उसका हम 2% घोल बनाकर उसमें स्प्रे करें तो उससे भी हम ये काम कर सकते हैं। और कीट पालन गृह का दूसरा एक चीज और है कि हम बुझे हुए चूने का पानी 0.3% का लेके हम उससे भी इसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, जो वायरस में अच्छा प्रबंधन देता है। जी। सावधानी ये रखनी है, यदि हमने फॉर्मल्डिहाइड का स्प्रे करके हमने विशुद्धिकरण किया है तो हमें 24 घंटे के लिए इक्विपमेंट भी उसी रूम में बंद कर देने चाहिए जिसमें कीट पालन स्टार्ट करना है। तो इससे ये होगा कि उसमें यदि जो वायरस या बैक्टीरिया या फंजाई जो भी स्पोर्स या कोई उसकी जो रेस्टिंग बॉडी है जो उसमें पड़ी होगी वो खत्म हो जाएगी। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो जो उसके जो अवशेष बचे रहते हैं उसमें वायरस के स्पोर्स हैं, पीवीओवीएस हैं, फंजाई के स्पोर्स हैं या बैक्टीरिया है, वो पड़े रहते हैं। और जैसे ही किसान भाई हमारे कीट पालन स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद वो वहां से एक्टिवेट हो जाते हैं और इसमें ओवरनाइट में बहुत सारे कीट मर जाते हैं। जैसे बैक्टीरियल डिजीज लगी है तो उसकी कीट की जो स्किन है, जो त्वचा है, वो फट जाएगी और बड़ी ऑफन स्मेल्स आएगी, बहुत ज्यादा आप उसमें रुक नहीं सकते। एक सावधानी और भी बरतनी है, जो किसान भाई हमारे कीट पालन कर रहे हैं यदि उसमें कोई भी बीमारी लगी है तो उसको कीट को जो ब्रंजक चूर्ण का घोल बनाया है जो आपने उसका, या फिर उसको फॉर्मल्डिहाइड का जो सॉल्यूशन बनाया है 2%, या चूने का जो सॉल्यूशन बनाया है, या चूना ले लें बाल्टी में, उसी में कलेक्ट करें और उसको एक गड्ढे में दबा दें। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो वो दूसरे कीटों में फैल जाएगा और उन कीटों को बड़े सावधानी से हाथ से या चिमटी से निकालें और उसके बाद हाथों को बड़े साफ पानी से साबुन की सहायता धोएं, साफ करें, क्योंकि हाथों में भी स्पोर्स लग जाते हैं। वो यदि वो दूसरे कीट को या कोई उसका इक्विपमेंट को या कोई अदर्स को हम टच करेंगे तो वो स्पोर वहां फैल जाएंगे और वहां से जो हमारी बीमारी है वो दूसरे कीटों में फैलने की संभावना रहेगी। तो सावधानी इसमें सैनिटेशन की बहुत है। हमें याद रखना है कि यदि कीट में बीमारी लगी है तो उन्हें सावधानी पूर्वक अलग करें और उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर और एक विजेता भी आता है, विजेता पाउडर भी है, हल्का सा विजेता पाउडर का डस्टिंग ऊपर कर सकते हैं कीटों के और उन कीटों को इकट्ठा करके किसी गड्ढा खोदने के बाद दबा दें। तो ये सावधानी यदि हमारे किसान भाई रखेंगे तो इसमें नहीं लगेगा। तो इसमें तो फ्लैचेरी है, फ्लैचेरी की बीमारी भी नहीं लगेगी। मस्करडाइन जो हमारी फंजाई से फैलती है, बवेरिया बैसियाना नामक एक फंजाई है, उसके यदि 4 स्पोर भी पहुंच जाते हैं तो उससे ये फैल जाती है। उसमें भी बहुत सारे कीट ओवरनाइट मैनी थाउजेंड जो है ना, हजारों कीट एक साथ मर सकते हैं इन सब बीमारियों। बिल्कुल। लेकिन यदि आप साथ हमारे अगले कॉलर जो हैं अभिजीत जी उज्जैन मध्य प्रदेश से मौजूद हैं फोन लाइन पर, कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो जी मैडम। अभिजीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। जी मैडम नमस्कार। जी सवाल पूछिए। मेरा ये था कि अगेती मटर और लोबिया बोले तो अपना ये
लोबिया और मटर अगेती किस समय लगा सकते हैं? बिल्कुल। और कौन सी किस्म उज्जैन के लिए अच्छी रहेगी, मध्य प्रदेश के लिए? बिल्कुल डॉक्टर राकेश। लोबिया का तो अभी समय चल रहा है, क्योंकि हम अगेती मटर की बात कर सकते हैं। तो अगेती मटर को आप 15 सितंबर के बाद से आप आसानी से, जब बारिश का मौसम समाप्त हो जाता है तो आसानी से आप लगा सकते हैं। तो अगेती के लिए आर्किल मटर है जो कि बहुत फेमस है, और उसको आप वो अपने क्षेत्र में आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ निजी कंपनियों के भी आपको बाज़ार में उपलब्ध होंगे कि जो अगेती मटर लगा सकते हैं। पूसा की भी वैरायटी है, यहाँ पे हम पूसा की प्रगति वैरायटी को भी अपने यहाँ लगा सकते हैं। तो जहाँ तक लोबिया की बात है, लोबिया आप क्योंकि लोबिया का ये सीज़न चल रहा है और उम्मीद है कि बहुत किसानों ने अभी लोबिया लगाया होगा। अगर अभी लगाने का समय लोबिया का जा चुका है, तो इसलिए आप मटर का लगाने का आगे का समय आएगा। तो आपके जो आसपास वैरायटी प्रचलित है, जो मार्केट में हो या आपके जो कृषि संस्थान है आसपास, वहाँ जाके आप जरूर संपर्क कीजिए कि जो आपके क्षेत्र में अनुमोदित है। खासकर आर्किल जो मटर है वो हर जगह चल जाती है, तो आप इसको लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हम उम्मीद करेंगे अभिजीत जी, आपने जो प्रश्न किया उसका समाधान आपको यहाँ पर ज़रूर मिल गया है और आप इससे ज़रूर संतुष्ट हुए होंगे। कार्यक्रम में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। कई मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं खरीफ सब्जियों में समसामयिक कार्यों की। साथ ही बात हो रही है रेशम कीट पालन और उसमें रोग एवं कीट प्रबंधन की। दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर जो कि लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे अगले कॉलर जयप्रकाश जी अलवर राजस्थान से मौजूद है फोन लाइन पर। कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो सर, नमस्कार। जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निवेदन करेंगे अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद कर दें, उसके बाद आप अपना प्रश्न सर ऊपर से पत्ते छीने हो जाते हैं। सवाल एक बार फिर से दोहराएं।
जो मिर्चों की पौध होती है ना सर, जी सर उसके पत्ते ऊपर से छिनछिने हो जाते हैं। ठीक है, पत्ते सिकुड़ रहे हैं मिर्च के पौध के, बिल्कुल। डॉक्टर ये बारिश का मौसम है अभी, और बारिश के मौसम में खासकर जो कीटों का प्रकोप ज़्यादा होता है, तो अगर पत्तियां सिकुड़ रही है तो उसमें आप ध्यान से देखेंगे आप उसको कि वाइट फ्लाई, क्योंकि आप हिलाएंगे तो उसमें से सफ़ेद बारीक मच्छर से आपको सफ़ेद मक्खी उड़ती हुई नज़र आएगी। तो ऐसी अवस्था में आपने इमिडाक्लोप्रिड का आपने 1 ml 3 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करना है। इसके अलावा आपने ये भी देखना, ध्यान रखना होगा कि फंगस का भी, इस समय फंगस क्योंकि बारिश होती है, नमी होती है और धूप जैसे ही होता है जी। तो उसमें आपने रिडोमिल 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका भी स्प्रे करेंगे तो हमें फंगस से निजात मिलेगी। साथ ही साथ आपने इमिडाक्लोप्रिड 1 ml 3 लीटर के पानी के हिसाब से स्प्रे करते हैं तो उसमें आपको जो वाइट फ्लाई या अन्य चूसक के जो कीट हैं उससे भी आप आसानी से रोक सकते हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर आपके सवाल का जो जवाब है वो यहाँ पर डॉक्टर राकेश ने दे दिया है। डॉक्टर राकेश, इसी क्रम में मेरा सवाल आपसे रहेगा कि जो हमारी खरीफ की सब्जियां हैं मुख्यतः अभी जो खेत में लगी हैं, उनमें कौन कौन से कीटों का जो प्रकोप है वो हो सकता है और कैसे उनका निवारण करें किसान? क्योंकि बरसात का मौसम है तो इस समय जो है कीट और बीमारियों का प्रकोप पूरे भारतवर्ष पे जो है अदर सीजन्स के अलावा, जैसे हम रबी और जायद के से कहीं ज़्यादा जो खरीफ मौसम में है कीट और बीमारियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि इस समय जो अवस्था होता है उसमें उनके पनपने का सही होता है। तो इससे जो बेल वाली सब्जियां हैं मुख्य रूप से इसमें डैम्पिंग ऑफ और की परेशानी ज़्यादा आती है, जिसमें पत्तियों पे धब्बे बनना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हमारे जो फ्रूट फ्लाई इस समय ज़्यादा अटैक करते हैं, जिसमें जब हमारा फूल से फल बनने की अवस्था में होता है उस समय इसका अटैक ज़्यादा होता है, जिससे हमारे बहुत सारे फल जो है ख़राब हो जाते हैं। और मुख्य रूप से जो वाइट फ्लाई और थ्रिप्स का भी अटैक इस समय ज़्यादा होता है। तो इन कीटों का निरीक्षण करते रहे। साथ ही साथ जो हमारा फ्रूट फ्लाई से जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है उसके लिए किसान भाई को हमें जस्ट लाइक इंडिकेटर यूजिनिल का हमारा फेरोमोन ट्रैप्स आता है, एक खेत में 4-5 जगह पे लगाएं आप, जिससे कि ये पता चल जाए कि हमारे खेतों में फल मक्खी का आक्रमण हो गया है। तो उससे हम उचित जो सिफारिश है उसके हिसाब से हम कीटनाशक का स्प्रे करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं जी। और ख़ासकर जहाँ पे पानी की भराव की समस्या है उन स्थानों पे आपने ध्यान देना है कि जैसे बारिश होती है या पानी रुकने की है तो वैसे जगहों पे आप जल निकास की व्यवस्था जरूर करें। अगर नहीं करते हैं तो उसमें जड़ गलन की जो समस्या है, जड़ सड़ने की समस्या ज़्यादा होगी, जिससे कि पौधा पूरा सूख जाएगा और फसल नष्ट हो जाएगी। तो हमने जल निकास की भी व्यवस्था करेंगे जिससे कि हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। साथ ही साथ जो वीड्स है, वीड्स का हम लगातार जो खरपतवार है उसको निकालते रहें, जिससे कि जो बीमारी और कीटों का जो रुकने की व्यवस्था है वो खत्म हो जाए, जिससे आप आसानी से निजात पा सकते हैं। जी बिल्कुल, और इसी के साथ अब आइए रुक करते हैं डॉक्टर हेम सिंह जी का। डॉक्टर हेम सिंह जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि रेशम कीट पालन के संबंध में तमाम जानकारियां जो है वो हासिल कर रहे हैं और ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि रेशम कीट पालन का जो गृह है, जो घर है जहाँ पर हमने रेशम कीट को पालना है, वो किस तरह का होना चाहिए, कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए वो? जी जी, देखिए मैडम, यदि जो किसान भाई हमारे कीट पालन करना चाहते हैं तो उसमें कम से कम 3 कमरों की व्यवस्था होनी चाहिए और उसमें जो एयरेशन का पूरा ध्यान रखा जाए, हवादार हो और धूप भी आती हो, जिससे कि जो वायरस बैक्टीरिया हैं वो सर्वाइव ना कर सकें, यानी बहुत लंबे समय तक सर्वाइव ना करें। तो इसका जो मेन ध्यान रखना है कि जो वेंटिलेशन है उसकी प्रॉपर व्यवस्था हो, जिससे कि हवा इधर से इधर क्रॉस हो सकती हो। खिड़कियां विंडो इस तरह से हम लगाएं और इसमें जो एक रूम हमें चाहिए वो उसका फूड रखने के लिए, पत्तियां हम वहां से जब गार्डन से तोड़ के लाते हैं तो उन पत्तियों को गनी बैग में लपेटने के बाद एक रूम में रखने की, तो वो डिसइंफेक्टेंट रूम होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना होना चाहिए। एक रूम हमें इक्विपमेंट, जो उपकरण होंगे उससे संबंधित, स्प्रेयर्स है, रियरिंग स्टैंड है, ट्रे है और बहुत सारी चंद्रिका है, क्लीनिंग नेट्स हैं, बहुत सारे अदर्स इक्विपमेंट्स हैं, वो हमें वहां रखने के लिए एक रूम हमें उसके लिए चाहिए। एक हमें चाकी कीट पालन,
जो कीट की प्रथम अवस्था है, मान लीजिए हमारा एक 50 बाई एक करीब काफी बड़ा रूम है जो 20 बाई 25 या 20 बाई 40 का भी हो सकता है। ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आप कितना बड़ा गार्डन आपने लगाया है, कितनी बड़ी आवश्यकता है आपको, कितने ट्रे में रियरिंग करना है। तो इसमें जब हम उसे लगाएंगे तो उसका ये ध्यान रखना है कि तीनों जो रूम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाकी कीट पालन जब हम करते हैं तो 10 बाई 12 का एक रूम होना चाहिए जिसकी हाइट 9 से 10 फीट होनी चाहिए। उसमें हम पहले इनिशियल जो शुरू की अवस्था है उसमें कीट पालन करते हैं। अंडों को ट्रे में फैलाने के बाद जब हमारा कीट पूरी तरह से अंडे से निकलने के बाद बाहर आता है उस समय बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। यदि थोड़ा भी डैमेज हुआ तो उस समय डैमेज होने के चांस बहुत ज्यादा है, मर जाता है कीट। तो उस समय हम चाकी कीट पालन वाले रूम को विशुद्धिकरण करें, जो फॉर्मल्डिहाइड या आप बेरेंजर चूर्ण से कर सकते हैं जी। 2% गोल बना के, उसमें क्रैक्स एंड क्रैविसेस, इनका बहुत ध्यान रखना है कि कोई क्रैक्स एंड क्रैविसेस है तो उसे पूरी तरह से बंद कर दें, क्योंकि उसमें यदि वो क्रैक्स एंड क्रैविसेस होंगे तो इस पर कीट का भी अटैक, जैसे लेजार्ड, छिपकली भी उसको खा जाती है, अंडों को भी खा जाते हैं। छोटी अवस्था में हजारों कीटों को एक छिपकली खा सकती है। उसके लिए हमें जो चींटी है, आंट्स भी डैमेज करती है। तो इसके लिए आंट वर्स, जो उसके नीचे जो स्टैंड होता है, उस स्टैंड का पैर है, उसके नीचे कोई बर्तन ले लेते हैं जो आप किसी का भी हो सकता है, मिट्टी का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, उसे पानी से भर देते हैं और पानी से भरने के बाद उसमें थोड़ा सा क्लोरोफॉल, कोई भी इंसेक्टिसाइड डाल सकते हैं, जिसमें इंडोक्साकार भी हो सकता है, इमिडाक्लोप्रिड भी हो सकता है, जो किसान के पास अवेलेबल हो। तो 2 बूंद उसमें डाल देंगे तो नीचे से जो चींटियां हैं वो उस पर ऊपर रन करके नहीं चढ़ेंगी और उसे नहीं खा पाएंगे। एक यूजी फ्लाई नाम का कीट भी इसमें लगता है। यूजी फ्लाई जो है वो ग्रेनेज में, जहां हम कोकून्स को स्टोर करते हैं, वहां लगते हैं। तो स्टोर रूम भी हमारा परफेक्ट होना चाहिए। मान लीजिए प्रोडक्शन आपने कर लिया और स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है तो कोकून हमारा खराब हो जाएगा, किसान भाइयों को इससे नुकसान पहुंचेगा। तो कम से कम 3 रूम की व्यवस्था हमारे किसान भाइयों के पास होनी चाहिए और उनका अलग अलग उपयोग होना चाहिए। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर राधे श्याम जी हमारे साथ मौजूद हैं, शाहजहांपुर मध्य प्रदेश से। सवाल जानते हैं उनका। हेलो। हाँ नमस्कार मैडम। जी नमस्कार राधे श्याम जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? मैडम हम ये बैगन और बल्लर के बारे में जानना चाहते हैं। जी जी। दूसरा नाम आपने जो बताया उसके बारे में फिर से एक बारी नाम बता दीजिए। बैंगन और बेल वाली सब्जी है, हमारे यहाँ पे बल्लरी बोलते हैं मैडम। ठीक है, बेल वाली सब्जी और बैंगन के बारे में आप जानना चाहते हैं जी। बल्लर उसमें जो कली आ रही है उसमें कली छेदने वाली इल्ली लगी है, सफेद वाली। ठीक है, उसके लिए कौन सी दवा चाहिए? और ये बैगन के फूलों में भी है मैडम ये शिकायत, छेद करने वाली। ठीक है डॉक्टर जी। मैं राधेश्याम जी आपको बताना चाहूँगा कि जो बैगन है इसमें कीटों का जो फल छेदक और प्ररोह छेदक दोनों कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपके उस फल में अगर आपका कीट आ चुका है तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने एक तो जो प्ररोह है उसको कीट जहाँ लगा है उससे आप नीचे कटाई करके एक बार पूरी खेत में छटाई कर लीजिए। साथ ही साथ जो फल है, जो फल में कीट लग चुके हैं, उन फलों की भी छटाई करके आपने स्पाइनोसेड का आपने 1 ml 4 लीटर पानी में आप स्प्रे करेंगे तो फल छेदक और प्ररोह छेदक कीटों से आप आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन ये विशेष तौर पर आप ध्यान रखें कि जो फल प्रभावित है या आपका प्ररोह प्रभावित है उसने छटाई करना जरूरी है, तभी वो दवा कारगर होगा, अन्यथा नहीं होगा। उसमें बराबर रिप्रोडक्शन कंटिन्यू रहता है। तो आपने प्ररोह की छटाई और फल की छटाई जरूर करने हैं। साथ ही साथ जो आपने बेल वाली सब्जी की बताया कि बेल वाली सब्जियों में भी ये समस्या ज़्यादा आती है। तो बरसात के मौसम में फल मक्खी का ज़्यादा अटैक होता है। तो आपने ध्यान देते रहना है कि जैसे हमने अभी पूर्व में भी बताया था कि आपने खेतों में 4-5 जगह पे फेरोमोन ट्रैप्स लगाना है, जिससे ये पता चल जाता है कि इसमें फल मक्खी का आक्रमण हो गया। तो इसके लिए आपने ये जैसे ही पता चलता है तो आप फल मक्खी के नियंत्रण के लिए आप स्पाइनोसेड या डाइमेथोएट का 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ अगले कॉलर नंद किशोर जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। आइए सवाल उनका शामिल करें। हेलो।
हेलो, नमस्कार जी नंद किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए। मैम ये मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने नर्सरी डाली थी गोभी और टमाटर की जी, उसको 6 दिन हो गए, वो निकल चुकी है बाहर जी। तो उसमें जो बारिश का पानी लग जाए कोई दिक्कत तो नहीं उसमें? बिल्कुल। और जो मैंने जो टमाटर का बीज डाला है वो सेमिनेक्स कंपनी का अविलास है, उसको ऊपर बेल के द्वारा चलाया जाए या पेड़ पे किया जाए? बिल्कुल जी डॉक्टर राकेश। नंद किशोर जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। क्योंकि बारिश का मौसम है, एक तो हमने जो भी पौध या नर्सरी तैयार करना है इसके दो तरीके हैं। एक तो हमने पहले भी चर्चा किया था कि आपने 1 मीटर चौड़ा और 15 सेंटीमीटर जमीन से उठी हुई बेड पे हमने नर्सरी लगाने हैं। और अगर बारिश होती है, बारिश के बाद मौसम जैसे ही साफ होता है और धूप तेज निकलती है तो फफूंदी का अटैक होगा, जिसको हम आर्द्रगलन या जड़ गलन बोलते हैं, डैम्पिंग ऑफ डिजीज लगता है। इसके कंट्रोल के लिए आपने कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपने जरूर स्प्रे करना है और ये 10 दिन के अंतराल पर आप जरूर करें, जिससे कि उसमें कोई बीमारी नहीं आए। साथ ही साथ आपने जो बताया कि हमने इसको मेड़ों पर ही लगाने हैं क्या, तो ये जरूरी है। हमने पूर्व में भी चर्चा किया था कि बरसात के मौसम में कोई भी आप सब्जी लगा रहे हैं, ये कोशिश करें आप कि उसको मेड़ों पे ही लगाएंगे तो उनके लिए फसलों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि आप प्लिंथ में लगाते हैं और अगर जल भराव हो जाता है, पानी लग जाता है तो उसमें हमारा फसल नुकसान हो जाता है, क्योंकि पानी ज़्यादा समय तक रुकने से जड़ों में गलन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे फसल नष्ट हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें उसको मेड़ों पे ही लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं खरीफ सब्जियों में समसामयिक कार्यों की और साथ ही बात हो रही है रेशम कीट पालन और उसमें रोग एवं कीट प्रबंधन की। अभी भी समय है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर। अब आइए रुक करते हैं डॉक्टर हेम सिंह जी का। डॉक्टर हेम सिंह जी, लगातार हम अपने कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं रेशम कीट पालन से संबंधित। अगर ट्रेनिंग लेना चाहें हमारे किसान भाई बहन, प्रशिक्षण लेना चाहें इसके लिए, तो कहाँ से ले सकते हैं और आर्थिक लाभ कैसे कमा सकते हैं? क्योंकि हमारी सरकार का भी ये कहना है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। तो खेती किसानी के साथ साथ अगर हमारे किसान रेशम कीट पालन को अपनाते हैं, उसमें ट्रेनिंग हासिल करें, तो कैसे आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं? जी जी, इसमें मैडम ये है कि जो किसान भाई हैं हमारे, जो परिवार के सभी लोग हैं, इसमें जो लेबर इंटेंसिव काम है, जो बहुत सारे घर के छोटे बड़े सभी सदस्य, अक्सर महिलाएं भी इसमें काम कर सकती हैं, क्योंकि कोई भी काम इसका ऐसा नहीं है जो कि बहुत हैवी काम हो।
पत्तियों का तोड़ना है तो बच्चों से लेके घर के सभी सदस्य यूज कर सकते हैं। और किसान भाइयों की एक समस्या रहती है कि हमारे पास एक फसल है, वो फसल उसने सोइंग करने के बाद बुवाई कर दी, तो उसके बाद बीच में समय बचता है। उस समय का पूरे भली बात उसके जो रिसोर्स हैं, उसके पास जो उपलब्ध साधन है, उनका सही से उपयोग किया जा सकता है। ये हमारे सहतूत का पौधा लगाने के बाद, यदि सहतूत का पौधा हम लगा देते हैं तो लगाने के बाद ये करीब 8-10 साल तक चलेगा और इसकी जो कोई भी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा नहीं है और एक हार्डी प्लांट है। एक बार आप लगा देते हैं तो आसानी से इसे ग्रो किया जा सकता है। तो इसके साथ साथ यदि ये किसान भाई हमारे सहतूत के पौधे लगा रहे, उनके पास जमीन है और जो सबसे खराब जमीन है उसमें भी आप लगाएंगे तो अच्छे से सर्वाइव करता है। तो किसान भाई यदि इसको लगाते हैं तो 1 एकड़ से लगभग जो 100 DFLs का, जो 100 DFLs की यदि रियरिंग करते हैं, उन्हें 70 से 80 किलोग्राम, कुछ प्रजातियों में 70 किलोग्राम मिलता है और कुछ प्रजातियों में इसको 80 किलोग्राम कोकून मिलता है। तो उस कोकून को मार्केट में भाव आप 500 से 700 रुपए किलो है। तो इस तरह से उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। जैसे किसान भाइयों, किसी के पास यदि बाग है, बाग लगाए हुए तो उसके चारों तरफ बाउंड्री पे सहतूत के पौधे लगा के भी हम रेशम कीट पालन स्टार्ट कर सकते हैं जी। या कहीं रेशम कीट पालन स्टार्ट करने जो किसान जिनके पास केवल जमीन नहीं है और सहतूत के पौधे कहीं हैं तो वो किसी से खरीद भी सकते हैं कि पत्तियां हमें केवल खरीद ली, एक सीजन का इतना पैसा देंगे, तो उस तरह भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। जो नदियों के किनारे रेतीली जमीन है या जहां राजस्थान में भी इसका पौधा हमने देखा है कि बहुत अच्छे से सर्वाइव किया है और ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं है जो नहीं कर सकता, किसान आराम से कर सकते हैं इसे। केवल एक छोटी सी ट्रेनिंग की जरूरत है। तो ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, साउथ में भी हैं, RSRS है देहरादून में, वहां भी वो ट्रेनिंग करवाते हैं। और हमारे यहाँ भी कभी कभी समय समय पर यदि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में या सेरिकल्चर यूनिट है या सेरिकल्चर पे काम कर रहे हैं लोग, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल में भी सेरिकल्चर यूनिट है, वहाँ समय समय पर जब कभी कोई वो फैसिलिटी होती है तो हम किसानों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। और वैसे जानने के लिए किसान कभी भी आ सकता है और जान सकता है। वो चाहे तो स्टेट सेरिकल्चर फार्म में एक असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल का अधिकारी जो हर मंडल पे बैठता है यूपी में, और अदर स्टेट में भी ऐसी व्यवस्था है, तो वहां से भी वो जानकारी ले सकता है कि किस तरह में कीट पालन करें। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर हेम सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, राधा रमन जी हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश से। आइए सवाल उनका शामिल करें। हेलो हेलो जी। हाँ मैडम जी, राधा रमन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? मैडम हमारे पास एक लौकी का झाड़ है, उसमें फूल लगता है, फल नहीं रुकता है। ठीक है, और ये कितने समय से आप समस्या का सामना कर रहे हैं? ये 2 साल हो गया मैडम। 2 साल हो गया। डॉक्टर राकेश, क्या कारण हो सकता है? जी राधा रमन जी, आपको मैं बताना चाहूँगा कि बेल वाली सब्जियों में खासकर घिया जो आप लौकी बताया आपने, बेल नहीं है सर, झाड़ है। अच्छा, ठीक है। तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि हार्मोन की, जैसे आपने देखा होगा मेल फ्लावर्स ज़्यादा आते हैं और उसमें फीमेल फ्लावर्स कम आते हैं। तो इसके लिए आप जैसे ही बेल वाली जब लौकी की आप खेती शुरू करते हैं तो उस टाइम 2 पत्ती और 4 पत्ती की अवस्था में आपने इथेनॉल का 50 ppm का अगर घोल का स्प्रे करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हार्मोनल बैलेंस बनता है और उसमें फीमेल फ्लावर्स भी ज़्यादा होंगे और मेल्स फ्लावर, तो उसमें फल ज़्यादा लगेंगे। एक तो ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ प्रजाति का चुनाव जो आपके यहाँ पे लगाई जा रही है, प्रजाति का चुनाव महत्वपूर्ण होता है। और आप बीज जहाँ से भी लेते हैं, आपने बीज जो लेना है विश्वसनीय संस्था से लेना है। और क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि हम बीज बाज़ार से लेते हैं तो उसमें पुरानी बीजों का भी कहीं से मिश्रण हो जाता है, जिससे कि आपकी फलत अच्छी नहीं हो पाती है। तो आपने ये ध्यान देना है कि एक तो बीज सही जगह से लें, साथ ही साथ उसको आप जब फ्लावरिंग का समय आता है तो जैसे हमने बताया 2 पत्ती और 4 पत्ती अवस्था में इथेनॉल का स्प्रे करना है। और आप फल मक्खी जैसे फूल आता है, एक और इम्पोर्टेंट बात कि जहाँ पे घिया लगा रहे हैं उसके आसपास अगर आपका तोरी लगाते हैं तो उस जगह पे भी ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि तोरी का फूल जो होता है पीला होता है और उसमें कीटों का जो हमारे मक्खियाँ होती है पॉलिनेशन की, उस पर ज़्यादा अटैक करती है, इस पे कम करती है, क्योंकि इसके फूल जो है सफ़ेद होते हैं जी। तो आप उस जगह का अंतराल भी थोड़ा सा बना के आप लगाएंगे तो इन समस्या से आपको निजात मिल सकती है। बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर राकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हमारे दर्शकों के साथ, उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।
तो किसान भाइयों बहनों, आज आपने जाना कि किस तरह से आपने खरीफ सब्जियों में समसमाई कार्य करने हैं और रेशम कीट पालन से संबंधित भी तमाम जानकारियां आपने कार्यक्रम में हासिल की। अब आइए आपको बता देते हैं कि हमारे अगला जो कार्यक्रम होगा उसका क्या विषय होगा। अगली बार हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जल सिंचाई योजना के बारे में और साथ ही बात होगी गन्ने की उपज के लिए फसल प्रबंधन की। दोनों ही विषयों के संबंध में अगर कोई भी प्रश्न पहले से भेजना चाहते हैं तो hellokisan2015@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। यहाँ पर आप हमें मेल कर सकते हैं अपने प्रश्न। इसके साथ ही फेसबुक के जरिए अगर जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाएं, हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर आप सभी जानते हैं 1800-113-0660। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये आपके लिए उपलब्ध रहता है। और दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो हमारे ये टीवी पर दिखाया जा रहा है QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं। तो हमारे आज के लाइव फोन कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार। की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। हमारे देश के वो किसान जो आपने कभी नहीं देखे, हम दिखाएंगे उन किसानों को जो अपनी खेती के हीरो हैं, जिन्होंने शून्य से लेकर पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने तक का सफर तय किया है, जिन्होंने अपनी खेती में नए नए तरीके अपनाए हैं, जो कभी 1 रुपया नहीं कमाते थे वो आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। हम ऐसे सफल किसानों की कहानी दिखाएंगे जो आपके लिए जरूरी है। इनसे प्रेरणा लेकर आप भी खेती से कमा सकते हैं लाखों रुपए। तो देखिए उन किसानों के संघर्ष और सफलता की कहानी प्रगति की राह पर। देखना ना भूलें कार्यक्रम प्रगति की राह पर हर मंगलवार दोपहर 4:30 बजे डीडी किसान चैनल पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ,
आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।